देखो आज का जो हमारा सेशन रहेगा जिसमें हमारा जनरली जो एरिया कवर करना है दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी पहले कवर करेंगे। सो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में टू थिंग्स आर टू बी सीन प्राइमरली। नंबर वन इज कि किस किस तरह के ऑफेंसेस जो हैं वो जनरली हमारे एग्जाम्स में उनसे रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट देयर आर सेवरल केसेस व्हिच वी हैव टू डिस्कस इन टुडेस सेशन। तो वहां से जो भी रेलेवेंट चीजें हैं वो आप लोग अगर कॉपीज पे जॉट डाउन कर रहे हैं तो उसको जरूर करिएगा, ठीक है। सो दैट जब व्हेनेवर वी गो फॉर द रिवीजंस तो यू पीपल कैन रिफ्रेश योर माइंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नोटबुक, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद द सेशन इटसेल्फ जस्ट, ठीक है। सो आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ज्यादातर आपके जो टिल्टेड रहेंगे कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, ग्रीवियस हर्ट, किडनैपिंग, रेप, आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, इन सारे एरिया से हम जो है आज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है यहीं से रिलेट करेंगे। सो लेट अस सी दैट what kind of questions can be there in the exams and how to answer those particular questions, ठीक है। just So one by one I will show you the questions जैसे हम रोज के सेशंस में कर ही रहे हैं, ठीक है। और आज की क्लास में एक चीज हम एडिशनल करेंगे कि जैसे आप लोग आंसर देते हैं ना ABCD करके, सो दोज ऑफ यू हु नो द एग्जैक्ट प्रोविजन एटसेट्रा आल्सो कि कौन से प्रोविजन में है, किस प्रोविजन का इलस्ट्रेशन एटसेट्रा, अगर ऐसी भी चीजें आप लोगों की नॉलेज में है तो उसको भी आप जब आप कमेंट्स में अपने आंसर्स मेंशन करते हैं तो उसको भी जरूर रेफर करें ताकि आप लोगों का जो रिकलेक्ट करने की जो पावर है किसी प्रोविजन को वो ज्यादा से ज्यादा इम्प्रोवाइज हो जाए। तो चलिए, मेरे ख्याल से लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव जॉइंड ओवर हियर, ठीक है। 10 लोग हैं, 2-3 तो छुट्टी पे ही हैं, कुछ कभी आए नहीं। चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इट इज कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के एरिया से पहला सवाल जो वो आ रहा है। लिखा है ए अपीयर्स एज अ विटनेस बिफोर जेड अ मैजिस्ट्रेट, जेड सेज दैट ही डज नॉट बिलीव अ वर्ड ऑफ ए's deposition and that A has perjured himself। On hearing this, A is moved to the sudden passion and shoots Z to death। What offense has A committed? Number one, no offense as he was moved by grave and sudden provocation. Number two is A has committed the offense of culpable homicide not amounting to murder. Number three is A has committed murder. And number four is A has caused the death by negligence. Yes. So what should be the right answer over here? So Shalini is saying that it should be B, that he has committed the offense of culpable homicide not amounting to murder. Ramesh is giving the answer C. Ravinderjit is giving C. ठीक है। Yes, what about other people? Shikha is also giving the answer that it is murder. Shalini, आप इस सवाल को दोबारा से पढ़ें कि लिखा क्या है, ठीक है। लिखा क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बाकी लोग भी जरूर अपना अपना आंसर जो है वो मेंशन करें यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपको लगता है। ये तनु, सुरेंद्र कैसा कभी आई नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। यस, what should be the right answer as far as this particular situation is concerned? क्वेश्चन है कि A जो है वो विटनेस के तौर पे Z के सामने जो मैजिस्ट्रेट है अपीयर होता है। Z मिस्टर A को कहता है कि आप जो कुछ भी मेरे सामने कह रहे हैं मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूं, आप जो है फॉल्स एविडेंस मेरे सामने दे रहे हैं। और ये सुनने से A जो है he moved to the sudden passion and shoots Z to death। What offense has A committed? Yes, what offense has been committed? अब आपको अगर ये चीज को समझना हो तो हमारा सेक्शन नंबर 300 का जो फर्स्ट एक्सेप्शन है दैट इज एक्सेप्शन नंबर 1, उसी में एक इलस्ट्रेशन है दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर D। अब ये इलस्ट्रेशन से ही ये सवाल उठाया गया है, ठीक है। शालिनी, आपको ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत है बिकॉज इलस्ट्रेशन नंबर D के अकॉर्डिंगली एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 300 एक्सेप्शन कि कभी भी कोई व्यक्ति अपनी लॉफुल पावर को एक्सरसाइज करते समय या कोई ऑर्डर अगर देता है या कोई पब्लिक सर्वेंट कोई काम कर रहा है, उससे किसी को भी
अगर गुस्सा आए तो उसे हम प्रोवोकेशन की कैटेगरी में फॉल नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है, एक तो आंसर है कि ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर, और इसके पीछे की जो रीजनिंग है मैं वो रीजनिंग यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग इट दैट अकॉर्डिंग टू एक्सेप्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन 300, culpable homicide is not murder if the offender, whilst deprived of his power of self-control by sudden and grave provocation, causes death of the person who gave the provocation or causes death of any other person by mistake or accident। कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रोवोकेशन के अंदर अपनी सेल्फ कंट्रोल की पावर खोने के बाद अगर कुछ करे, किसी की डेथ कॉज करे, तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है। लेकिन the provocation should not have been given by anything done in obedience to the law or by a public servant in exercise lawful exercise of the powers of such public servant। section 300 एक्सेप्शन 1 का जो सेकेंडली है, सेकेंड पार्ट जो है, उसमें ये चीज मेंशन की गई है कि पब्लिक सर्वेंट जो है लॉफुल एक्सरसाइज जो भी अपने ऑर्डर्स है अगर उनकी इंप्लीमेंटेशंस कर रहे हैं, उस दौरान अगर कोई व्यक्ति प्रोवोक हो जाए तो उसे हम प्रोवोकेशन नहीं मानेंगे। तो द करेक्ट आंसर शुड बी, स्पीकर्स म्यूट करेंगे प्लीज, द करेक्ट आंसर शुड बी दैट इट इज द ऑफेंस ऑफ मर्डर। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, स्पीकर्स का थोड़ा सा ध्यान रखा करें, ठीक है, अदर स्पीकर्स का ध्यान रखेंगे, अदरवाइज हमें अननेसेसरली ना एडिटिंग पे एक्स्ट्रा टाइम जो है वो लगाना पड़ता है, ठीक है, ताकि आपको जो है। यस यस, कौन कह रहा है सर? लेकिन सर क्वेश्चन में हमें इन्होंने तो बताया ही नहीं है कि द पर्सन हु हैज गिवन द प्रोवोकेशन इज अ पब्लिक सर्वेंट। लुक, द पर्सन, उसने प्रोवोक तो किया ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो चीज है कि एक मैजिस्ट्रेट जो है वो अपनी फंक्शंस कर रहे हैं, जुडिशियल फंक्शंस को एक्सरसाइज कर रहे हैं, एट दैट टाइम ही इज सेइंग दैट यू आर गिविंग फॉल्स एविडेंस बिफोर मी, सो व्हाटएवर ही इज डूइंग इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू सी, मैंने आज क्लास में भी जब हमारी मॉर्निंग के सेशंस चल रहे थे, मैंने तब भी ये कहा कि व्हाटएवर इज रिटन इन द वेयर एक्ट एंड वी हैव टू अप्लाई आवर माइंड अकॉर्डिंग टू दैट। हमें, आप अगर सेक्शन नंबर 300 निकालिए, जस्ट टेक इट आउट, जस्ट टेक इट आउट, ठीक है। यही कारण होते हैं कि हम लोग बहुत बार अपने आप को कंफ्यूज करके चलते हैं, ठीक है। जस्ट सेक्शन नंबर 300 निकालो, सेक्शन नंबर 300 में एक्सेप्शन नंबर 1 के अंदर जो फर्स्ट चीज लिखी है दैट इज कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर while deprived of his power of self control by grave and sudden provocation causes death of the person who gave the provocation। लेकिन the above exception is subject to the following provisos। तो नीचे जो तीन पार्ट्स रखे हैं, ये एक्सेप्शन उनके साथ देखी जाएगी, एंड दीज आर द एक्सेप्शंस बेसिकली जब आपको ये डिफेंस जो है ये नहीं मिलेगा। नंबर 1 कि अगर किसी ने अपने आप को वॉलंटरली प्रोवोक किया है तो उसे डिफेंस नहीं मिलता है। नंबर 2, द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द ओबीडियंस ऑफ लॉ। इज इट नॉट द मैजिस्ट्रेट, व्हाटएवर ही इज डूइंग इज इन द ओबीडियंस ऑफ लॉ, दैट इफ द मैजिस्ट्रेट फाइंड्स द पर्सन giving a false evidence before him and he is saying that you are giving false evidence, you are liable for the offense of perjury, is it not something which is done in the obedience of law? And ultimately the secondly will be applicable over here। आप इसका जो डी इलस्ट्रेशन है उस इलस्ट्रेशन पे आइए, लिखा है A appears before as a magistrate as a witness before Z, a magistrate Z says that he does not believe a word of A's deposition and that A has perjured himself। A is moved to the sudden passion by these words and kills it। So whatever the magistrate is doing, he is doing in the lawful obedience of his powers। So you can't say that this person has given the provocation to that witness, ठीक है? Are you getting my point? So don't go beyond this, ठीक है। अपना जो सेक्शन के अंदर लिखा है, जो इलस्ट्रेशन के अंदर लिखा है, उसी को अप्रिशिएट करना है, ठीक है। अगर आपके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि वो लॉफुल ओबीडियंस को फॉलो करेगा एटसेट्रा, वी हैव टू इम्प्लाइडली मीन दैट, ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ट्राई टू फॉलो दैट। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जस्ट yeah, so the next question is A kidnaps Z from India intending or knowing it to be likely that Z may be sacrificed to an idol. What punishment shall be awarded to A for the offense he has committed under section 364, that is life imprisonment, death sentence, life imprisonment for life, or a rigorous imprisonment for a term
which may extend to 7 years and also be liable for fine. Imprisonment for life or rigorous imprisonment, which may extend up to 10 years and shall also be liable for fine. So as far as this particular question is concerned, we have to see that what is the punishment given in section number 364 of IPC. Question ko dhyan se padhe and try to evaluate that what is being written over here. ठीक है, so most of you have given the answer, that is D should be the correct answer. ठीक है, देखो जो कभी भी कोई व्यक्ति अगर किसी को ये जो 364 के अंदर जो पनिशेबल ऑफेंस है अगर उसके लिए किडनैप कर रहा है, so the punishment will be given, that is imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend up to 10 years and shall also be liable for fine. That is the D option should be the correct option. You just take out section number 364 और एक छोटा सा पॉइंटर वहां पे आपको बता रहा हूं, just take it out. देखो आपके सेक्शन 364 के अंदर दो इलस्ट्रेशंस हैं, जो हमने सवाल उठाया वो इलस्ट्रेशन नंबर 1 से है और इसी के साथ साथ इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, तो यू मस्ट हैव टू मार्क बोथ दीज इलस्ट्रेशंस. द क्वेश्चन कैन बी कम फ्रॉम एनी ऑफ दीज. ठीक है, क्वेश्चन जो था डायरेक्टली 364 से रिलेटेड है, लिखा है 364 के अंदर whoever kidnaps or abducts any person in order that the person may be murdered or he may be so disposed of as to put in the danger of being murdered shall be punished with imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend up to 10 years and shall also be liable for fine. So इसका हमेशा ध्यान रखना, 364 की जो punishment है that is this one. ठीक है, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend up to 10 years and shall also be liable for fine. इसका हमेशा ध्यान रखना. और illustration number A kidnaps Z intending or knowing to be like Z may be sacrificed to an idol, मतलब उसकी जो है बलि दी जा सकती है, तो A has committed the offense defined under this section. A forcibly carries or entices B away from his home in order that B may be murdered. So again it will be illustration number B जो है वो 364 के accordingly ही हमें देखनी है. So coming to the next question, I hope you got it. अब 364 का जो punishment है और ये दोनों ही illustrations आपको हमेशा याद रखनी है. ठीक है, so next question is ठीक है, so it is a kind of matchmaking section. ठीक है, इसमें जो हमें देखना है कि किस प्रोविजन के अंदर क्या चीज जो है वो रखी गई है. तो क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग विथ इट्स सेक्शंस. ठीक है, जो भी चीजें लिखी है उनको सेक्शंस के साथ मैच करना है. नंबर 1, punishment for rape on a woman under the 16 years of age, punishment of rape on a woman under the 12 years of age, punishment for gang rape of a woman under the 16 years of age, and punishment of a gang rape on a woman under the 12 years of age. पहला सेक्शन है 376 का सबसेक्शन 3, दूसरा है 76 का AB, तीसरा है DA और DB. So now you people have to answer it very quickly that which should be the following option. Let me see that someone is giving me the answer. ठीक है, so सुरेंद्र का आंसर आया है और I believe सरिता is also given the answer, that is D. ये मेरे ख्याल से पिछले सवाल का आंसर तो नहीं दे रखा. ठीक है, सो मेरे ख्याल से सुरेंद्र का आंसर है, that is D should be the correct answer. अब इन्होंने मैच मेकिंग जो है ये मेरे ख्याल से फटाफट कर ली, this one. ठीक है, ये D को मेंशन कर रहे हैं. इनका कहना है कि 376 जो है सबसेक्शन 3 that is related with the punishment of rape for a woman on a woman under the 16 years of age. B is related with AB, C is related with DA, and D is related with 376 DB. So सुरेंद्र का आंसर जो है, आंसर तो आपने ठीक बताया है. ठीक है, जो हमारा 2018 का अमेंडमेंट हुआ था आईपीसी के अंदर, along with IPC several other laws are also amended, जैसे कि आपका IPC और CRPC में भी अमेंडमेंट हुआ. तो जो ये वाला जो एरिया है ना, that is the punishment for a rape on a woman under the 16 years of age, तो ये पहले सेक्शन 376 के सबसेक्शन 2 का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आफ्टर दैट अमेंडमेंट एक नया सबसेक्शन क्रिएट किया और 376 सबसेक्शन 3 हमने बना दिया. रेप ऑन अ वुमन अंडर द एज ऑफ 12 इयर्स को लेके द प्रोविजन विल बी सेक्शन 376 A B. Punishment on for a gang rape on a woman under the 16 years of age, तो इसके लिए जो है it will be DA 376 DA, और 12 years वालों के लिए it is DB.
ठीक है, 376 DB। तो ये जो अमेंडमेंट हुई है 2018 की सीआरपीसी के अंदर, उस अमेंडमेंट के आधार पे ये नए सेक्शंस जो थे ये बनाए गए हैं। इन सेक्शंस का हमें बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना पड़ता है। और अमेंडमेंट कब हुई, अमेंडमेंट की डेट क्या है, ये सारी चीजें आपको साथ साथ गो थ्रू करनी है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। So the next question is, just let me see that who can give the correct answer very quickly. ठीक है, सवाल है Z attempts to horsewhip A not in such a manner as to cause grievous hurt to A. However, A draws out a pistol. Z persists in assault A, believing it to be good faith that he can by no other means prevent himself from being horsewhipped, shoots Z dead. What offense, if any, A had committed? Yes. Is this Mr. A has committed any offense? If yes, then refer the section also. If no, then you can directly nullify that. Yes, दोबारा से सवाल पढ़ लो। That Z's attempt to horsewhip A not in such a manner as to cause grievous hurt. However, A draws out a pistol. Z persists in assault, he believing it to be good faith that he can, by no other means, prevent himself from being horsewhipped, shoots Z dead. Okay. So, if any offense has been committed by Mr. A or not, that you will have to say. कसक ने और सुरेंद्र ने आंसर दिया। शालिनी सी कह रही है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और कुछ ही कह रही है कि ये मर्डर होना चाहिए। रविंदर जी इज आल्सो सेइंग सी, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, नाउ एज फार एज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कंसर्न, ठीक है, अगेन आई विल आस्क यू पीपल टू गो फॉर द एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 300। सेक्शन 300 में you people just quickly go through exception number 2 that talks about right to private defense exercise करते समय अगर एक व्यक्ति अपनी पावर से एक्सीड कर जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। ठीक है, सो और इस इलस्ट्रेशन जो सेक्शन 300 सबसेक्शन 2 के अंदर जो लिखा है उसको इस इलस्ट्रेशन के साथ मैच करना है। जस्ट टेक आउट सेक्शन 300 एक्सेप्शन नंबर 2। आप लोग ना पढ़ते बहुत हैं लेकिन पढ़ते पढ़ते सवाल गलत कर जाते हैं। मैंने 50 बार आप लोगों को समझाया कि जिस भी सेक्शन के अंदर इलस्ट्रेशन है वो सेक्शन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, यही घातक साबित हो जाएगा। सेक्शन नंबर 300 एक्सेप्शन नंबर 2, द क्वेश्चन इज डायरेक्टली बेस्ड अपॉन द इलस्ट्रेशन। डायरेक्टली बेस्ड अपॉन द इलस्ट्रेशन क्या लिखा है? ए अटेम्प्ट्स टू हॉर्सव्हिप ए। हॉर्सव्हिप होता क्या पहले तो ये पता होना चाहिए, घोड़े की लगाम होती है, द थिंग बाय व्हिच वी कंट्रोल अ हॉर्स, ठीक है, और बाय व्हिच वी कैन बीट अ पर्सन, उसको हॉर्सव्हिप कहा जाता है। ए अटेम्प्ट्स टू हॉर्सव्हिप ए नॉट इन सच अ मैनर एज टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू ए, ठीक है। ए ड्रॉज आउट अ पिस्टल, जेड परसिस्ट in the assault, A believing it to be good faith that by no other means he can prevent himself from being horsewhipped, shoots Z dead. A has not committed murder but only culpable homicide, ठीक है। Why? Because देखो अब यहाँ पे the person has exceeded his right of private defense, क्योंकि यहाँ पे एक चीज लिखी है ना, that the horsewhipped is not a such a manner as to cause grievous hurt। तो अगर grievous hurt सामने वाला नहीं cause कर रहा है तो आप सेक्शन 100 के अंदर अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे। सेक्शन 100 के अंदर अगर ये पैरामीटर जाना है तो द पर्सन मस्ट कॉजेज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट कैन बी द कॉन्सिक्वेंस। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है दैट नॉट इन सच अ मैनर एज टू कॉज ग्रीवियस हर्ट। इसका मतलब ये सेक्शन 100 वाली सिचुएशन नहीं है। तो एक व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते समय डेथ कॉज करने तक नहीं जा सकता, rather he can cause any other harm to the aggressor। अब A के सामने जब ऐसा assault हुआ तो A ने अपनी पिस्टल निकाली और Z को गोली मार दी, and because of which Z died। So A ने
अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया, लेकिन व्हाइल एक्सरसाइजिंग हिज प्राइवेट डिफेंस ही हैज एक्सीडेड, और अगर वो एक्सीड कर गया है, कोई प्रीमेडिएशन नहीं थी, ठीक है, नो मोर हार्म देन नेसेसरी, वी कैन से whatever he has done, it is required as per the good faith which that person can believe. So the good faith को मैंने पहले भी आपको बताया था कि it cannot be scaled in the golden scale, ठीक है, it cannot be weighed in the golden scale. तो good faith का तो circumstances के accordingly हमें देखना पड़ता है, but apart from that, in this particular situation, it is only culpable homicide, not amounting to murder. So इसका ध्यान रखना है. The illustration of section number 300, exception number 2, is to be seen very importantly. अब यहां से जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो आपके क्वेश्चन के अंदर ये चीज है कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हो कि सामने वाला ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहा था और तब आपने अपना डिफेंस लेते समय उसकी डेथ कॉज कर दी, तो आपने जो किया है उसके लिए आपकी कोई लायबिलिटी बिल्कुल नहीं बनती. लेकिन अगर सामने वाला ग्रीवियस हर्ट कॉज नहीं कर रहा है और आपने उसकी प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते समय डेथ कॉज कर दी है, इट मींस यू हैव एक्सीडेड योर राइट, एंड एट द टाइम व्हेन यू हैव एक्सीडेड, इट इज नॉट मर्डर, rather it is culpable homicide, not amounting to murder. Is it clear to everyone? Yes का सर? Yes sir. ठीक है, समझ आ गया. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन. अब इसका ध्यान रखना ना, आप मैंने कितनी बार समझाया आप लोगों को, इलस्ट्रेशंस को ज्यादा से ज्यादा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा. तो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इसका आंसर आ गया आपके पास है ना, इट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, अगेन द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मैच मेकिंग. ठीक है, ऑप्शंस हम बाद में देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. दैट मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. Punishment of causing death or resulting in the persistent vegetative state of victim. अब आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जब 2013 की अमेंडमेंट हुई थी, तो आफ्टर द निर्भया केस, तो दिस इज द मेन सेक्शन व्हिच हैज बीन एडेड ओवर देयर. और सेक्शन नंबर 376 कैपिटल ए के अकॉर्डिंगली ये नया सेक्शन जो था ये इंट्रोड्यूस किया गया. दूसरा लिखा है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन. So during separation, if the husband is having a sexual intercourse with his own wife, it is an offense under section 376B. Third likha hai sexual intercourse by a person in authority. If a person is in authority and he commits sexual intercourse with any subordinate, so it is an offense under 376C, and gang rape is under section number 376D. So जो पहले चार आपके ऑप्शंस हैं उन्हीं के साथ एकदम जो पार्ट 2 है इस लिस्ट का वो रिलेट कर जाता है. सो ए शुड बी मैच्ड विद 1, बी शुड बी मैच्ड विद 2, सी शुड बी मैच्ड विद 3 एंड डी शुड बी मैच्ड विद 4. तो ऑप्शंस जो हैं, लेट मी कम टू द ऑप्शंस. सो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमें दिख रहा है, दैट इज A is related with 1, B is related with 2, 3 is related with C is related with 3 and D is related with 4. So it should be the correct option. चलिए, so coming to the next one, ये मैच मेकिंग वाले तो आपको देखो ना, इस पे तो ऐसी कमांड होनी चाहिए कि अगर आपको 10 सवाल आ जाए तो 10 के 10 ठीक हो जाए. ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो assertion और reason बेस्ड सवाल है. Assertion and reason. I'm reading the question firstly and then we'll see that what should be the right answer to this question. ये क्वेश्चन बहुत बार अलग-अलग स्टेट्स में पूछा भी गया है, इसको थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ेंगे. लिखा है Section 304 capital A is directed an offense outside the range of 299 or 300. ठीक है, assertion में जो लिखा है वो तो ठीक है. Reason लिखा है Section 304 capital A contemplates those acts which neither intention nor into which neither intention nor knowledge enters. ये भी ठीक है. देखो, both are related with Section 304 capital A. Section 304 capital A बात करता है something which is outside the purview of 299 and 300. Why I'm saying so? Because section number 304 capital A ये कहता है something which is not a culpable homicide. वहाँ पे ये term use हुई है that the death is not a homicide, culpable homicide. So इसका मतलब culpable homicide और section 304 capital A दोनों में से सिर्फ एक ही एक टाइम पे stand करता है, दोनों चार्जेस एक साथ नहीं लग पाएंगे. नंबर 2, कि अब इस क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए. मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर दोनों ही assertion और reason
एक ही चीज के साथ रिलेट करते हैं और फर्स्ट वाला जो है उसका एक मीनिंग सेकंड वाले में दिखता हो, सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर होना चाहिए. Now in this particular case, because the first assertion is stating that it is outside the ambit of 299 and 300, perfectly fine. Number 2, it is saying that 304 capitally contemplates those acts which are neither the intention nor the knowledge. अब देखो 299 और 300 के अंदर इंटेंशन और नॉलेज का होना जरूरी है. इन्होंने कहा कि 304 कैपिटल is something which is outside the range of 299 or 300, और नीचे लिखा है ना 304 कैपिटल A contemplates those into which neither intention nor knowledge enters because it is a death by negligence. So intention और knowledge जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकती है, and therefore because both are related with each other and both are talking about the same principle, so the correct answer should be option number A, that is both A and R are correct as the act results from the rash and नेग्लिजेंट एक्ट. अब आप लोगों ने ये आंसर, मैंने अभी ऑप्शंस पूरे पढ़े नहीं, आप लोगों ने उस हिसाब से ना करना शुरू कर दिया दैट बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, अगर वो होता तो वो भी सही होता. बोथ ए एंड आर करेक्ट एज द एक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द रैश ऑन नेग्लिजेंट एक्ट. ठीक है, बाकी की जो ऑप्शंस है आप उसमें देखो अगर क्या लिखा है, दैट ए इज करेक्ट एज सर्टेन एक्ट्स आर unjustifiable while R is not correct reason as it falls short of culpable homicide. It does not believe it to be true. The third one is R is correct while A is incorrect. ये भी गलत है. दूसरा लास्ट कह रहा है A and R are correct, are incorrect statements as to imposing penalty. ये भी जो है इस assertion और reason के साथ relate नहीं कर रहा है. So the correct answer should be option number A. Coming to the next one. Speaker, yes, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? I'm not able to hear the voice. चलिए, so coming to the next question. ठीक है, अगला जो सवाल है that is देखते हैं इसका जवाब कौन देता है. क्वेश्चन है that a police officer tortures B to induce him to point out whether a certain property is deposited. During such torture, a tooth of B is dislocated. In such a case, the said police officer is guilty for the offense as punishable under 329, 330, 331 or 338. Yes, what should be the right answer? 330, sir. Yes, section 329, 330, 331 और 338. एक पुलिस अधिकारी जो किसी व्यक्ति को टॉर्चर कर रहा था, उससे कुछ पूछताछ कर रहा था, लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसने जो है उस व्यक्ति का दांत तोड़ दिया. ठीक है, नाउ द पुलिस ऑफिसर व्हाटएवर ही हैज डन, इन व्हिच सेक्शन इट इज द पनिशेबल ऑफेंस. तनु इज सेइंग बी शुड बी द राइट आंसर, दैट इज सेक्शन नंबर 330. ठीक है, बाकी लोग भी देख लो. ठीक है, क्या आप जवाब देना चाह रहे हैं? ठीक है, तो एक ने मेरे ख्याल से अगर बी दिया है तो सभी बी देंगे. यस, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करेंगे. वैसे फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेर की जानकारी आपसे ज्यादा डिमांड की जा रही है. ठीक है, you people just take out section number 330 and 331 firstly, only then we can come to the correct answer. Just hold on, the correct answer should be 331. लेकिन पहले आप लोगों को 330 और 331 का जो डिफरेंस है पहले वो समझाता हूँ. देखो, सेक्शन नंबर 330 के अंदर इट इज कॉजिंग हर्ट. ठीक है, लेकिन when you have dislocated the tooth of a person, so that will fall under the category of grievous hurt. Getting my point? और कुछ डिफरेंस नहीं है. बड़ा ही फैक्चुअल सवाल है, बहुत ही फैक्चुअल सवाल है, लेकिन जो इसका डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये कि 330 तब अप्लाई करता है कि जब आप किसी व्यक्ति से कोई कन्फेशन एटसेट्रा
या कोई प्रॉपर्टी की रिस्टोरेशन एटसेट्रा के लिए पूछताछ करते समय कुछ भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं और उस दौरान आप उसको हर्ट कॉज करते हैं तो 330 लगता है। 330 की पनिशमेंट इट मे एक्सटेंड अप टू 7 इयर्स, और अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया गया है तो इट विल बी सेक्शन नंबर 331। अब आप लोग एक चीज देखिएगा, जैसे 330 के अंदर देयर आर 4 इलस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 में से कोई भी इलस्ट्रेशन आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, कोई भी इलस्ट्रेशन पूछी जा सकती है। सो यू मस्ट हैव टू गो थ्रू विद दीज इलस्ट्रेशन। मैं अगर पढ़ ही देता हूं 330 के अंदर जो इलस्ट्रेशन है, पहला है कि ए पुलिस ऑफिसर टॉर्चर जेड इन ऑर्डर टू इंड्यूस कन्फेशन दैट ही हैज कमिटेड क्राइम, ए इज गिल्टी फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, अगर वो टॉर्चर कर रहा है तो वो यहाँ पे लायबल है। अगर एक पुलिस ऑफिसर बी को टॉर्चर करते समय टू इंड्यूस हिम टू पुट वेयर द स्टोलन प्रॉपर्टी इज डिपॉजिटेड, अगेन इट इज एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। थर्ड वन इज ए रेवेन्यू ऑफिसर टॉर्चर्स दैट, जब ये वर्ड टॉर्चर यूज हो रहा है ना, तो यू मीन बाय द वर्ड ग्रीवियस हर्ट इटसेल्फ। ठीक है, टॉर्चर मींस ग्रीवियस हर्ट इज बीइंग कॉज्ड टू सच पर्सन। सो अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर कर रहा है, अगेन इट विल बी एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। और लास्ट ऑप्शन जो है, अ जमींदार टॉर्चर द रियायत in order to compel him to pay his rent is guilty under an offense under this particular section. So these are the general things which are being regulated by section number 330. But यहाँ पे क्योंकि हमारे जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया, उस क्वेश्चन में the tooth of the person is being dislocated by the public servant and therefore section number 331, ठीक है, section number 331 is to be seen. अब 331 के अंदर अगर कोई व्यक्ति ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देता है एक्सटॉर्शन कन्फेशन लेते समय या प्रॉपर्टीज की रिस्टोरेशन एटसेट्रा को कंपेल करने के लिए, या उससे कोई चीज वैल्यूएबल सिक्योरिटी अगर वो डिमांड कर रहा है उस टाइम पे कि वो कहाँ पे रखी है, तो ऐसी सिचुएशंस में ग्रीवियस हर्ट कॉज करने पे 331 जो है वो अप्लाई होगा। और 331 के अंदर द पनिशमेंट इज इट कैन एक्सटेंड अप टू द 10 years पीरियड। इसका ध्यान रखना, अगर यहाँ पे सिंपली टॉर्चर वर्ड यूज किया होता तो हम 330 में ले जाते, लेकिन ये जो अगली बात है ना, a tooth of B is dislocated, this is the deciding factor which will tell you that 331 should be the right answer. चलिए, coming to the next one, ठीक है, अगला जो सवाल है that is like Z died of the deadly pandemic COVID-19 and Z's servant took a risk of getting himself infected, went near the corpse of Z and took the diamond ring which Z was wearing in his finger. He did so immediately after the death of Z and when no one else who could be Z's legal heir was present in the house. What offense, if any, has been committed? It is 188, 269, 270, 404. Yes. Quickly, what should be the right answer? पहले सवाल समझो, मैं सवाल को थोड़ा सा यहाँ पे zoom कर देता हूँ, ठीक है, and then try to give the answer. Let me see. Someone has given. ठीक है, सुरेंद्र ने तो जवाब दे दिया, शालिनी ने भी दे दिया है, ठीक है। एक व्यक्ति है जो कोविड-19 से अफेक्टेड था, उसका सर्वेंट था, सर्वेंट ने रिस्क उठाया कि वो उस डेड बॉडी तक जाए, डेड बॉडी तक गया, वहां से उसकी रिंग ली और रिंग निकाल के वो जिस टाइम पे उसने रिंग निकाली उस टाइम पे कोई भी उसका लीगल हायर वहां पे मौजूद नहीं था। एक जेड ने सॉरी जो एक्यूज्ड है, सर्वेंट है जेड का, उसने क्या ऑफेंस किया? 188 का, 269, 270 या फिर 404। So most of you are giving the right answer, that is option number D, that is offense under section 404 of IPC। 404 जो है वो इस तरह से बात करता है, लिखा है that according to section 404 whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use knowingly that such property was in the possession of a deceased person at the time of that person's death and has not since being in the possession of any person legally entitled to such possession shall be punished with imprisonment for a term which may extend up to 3 years and shall also be liable for fine। ठीक है, सो और यहीं पे अगर जो ऑफेंडर है वो डिसीज्ड का क्लर्क या सर्वेंट था तो उसकी सजा 7 साल तक हो सकती है। ठीक है, तो हमारे इस केस में जो सर्वेंट है उसकी सजा 7 साल तक जा सकती थी। आंसर जो आप लोगों ने दिया दैट इज परफेक्टली फाइन। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द केस लॉ।
सवाल है, in which case the Supreme Court held that brutality is inbuilt in every murder, but in case of every murder, death sentence is not imposed. Yes, it is Prem Sagar versus Dharamveer, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस लालजी टंडन. लालजी टंडन का केस भी बहुत मशहूर है. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मधुसूदन प्रसाद. द लास्ट वन इज रेपू महेश वर्सेस राजेंद्र प्रताप 2004 सुप्रीम. Yes, anyone? I think nobody is going to do guesswork today. ठीक है, मैं इसके करेक्ट आंसर पे आता हूँ. शालिनी गिविंग द आंसर, दैट इज लालजी टंडन का जजमेंट हो सकता है. नहीं, लालजी टंडन का जजमेंट नहीं है. इट इज प्रेम सागर वर्सेस धर्मवीर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हर मर्डर में ब्रुटैलिटी जो है वो होती है. ठीक है, जघन्य अपराध जब भी हो तो उसमें ब्रुटैलिटी दिखती है मर्डर के ऑफेंसेस में, बट एवरी मर्डर डेथ सेंटेंस जो है वो नहीं दी जाएगी. बिकॉज व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द मर्डर, दैट इज डिफरेंट इन एवरी केस. ठीक है, तो हर केस में डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी. केस का नाम याद रखना, दैट इज प्रेम सागर वर्सेस धर्मवीर. ठीक है, प्रेम सागर वर्सेस धर्मवीर 2004 सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल आपका अगेन किडनैपिंग से रिलेट करेगा. लिखा है, ए किडनैप्स अ माइनर गर्ल फ्रॉम अ लॉफुल गार्डियनशिप एंड गिव्स हर टू बी हु एक्सेप्ट्स her not knowing that she has been kidnapped. Here both A and B are guilty for kidnapping. A is guilty for kidnapping but not B. A is guilty for kidnapping or B is guilty for abduction. A and B both are guilty for no offense. Yes. What should be the right answer? ठीक है, शालिनी is giving the answer, that is B should be the right answer. That is A is guilty for kidnapping but not B. देखो, whatever A has done, he has taken out that minor girl out of the lawful guardianship. He has done the offense of kidnapping, but he has given that child to B who accepts her not knowing that she has been kidnapped. So whatever B has done, it is under the misconception of fact, and hence B cannot be made liable for anything. But apart from this, A should be liable. तो हमारा जो B आंसर है, B should be the correct answer. ठीक है, दोनों को किडनैपिंग के लिए आप गिल्टी नहीं कर सकते, और जो है B एब्डक्शन के लिए भी लायबल नहीं होगा, क्योंकि ना तो B ने उस माइनर गर्ल को मूव किया है इधर बाय फोर्स और बाय डिसीटफुल मींस, तो एब्डक्शन जो है वो नहीं अप्लाई हो पाएगा. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्ट yeah, so question is, 4 accused with the common intention to kill shot one B in a bona fide belief that B was A. 4 accused लोग हैं, common intention है, B के ऊपर गोली चला दी ये समझ के कि B जो है वो A है. In this case, none of them would be liable for the offense as they did not intended to cause the death of B. All of the accused will be guilty for causing death. Section 34 of the code does not apply as they did not kill the pre-decided person. Both B and C are independently correct. Yes, what should be the right answer? Yes, try to give it. What should be the right answer? इतना easy सवाल है, इतना क्यों सोच रहे हैं? सरिता, आप 34 पे अप्लाई कर रहे हैं. Just try to think about that. Section 34 जो है वो क्या कहता है? Just think about that. सभी लोग, एक ने डी का, सभी लोग पीछे भेड़ चाल में आ गए. Yes. What should be the right answer? Just think about the preposition given over here. 4 accused हैं, common intention थी कि वो एक व्यक्ति को मारेंगे, उसकी जगह उन्होंने किसी और की डेथ कॉज कर दी. क्या कोई भी लायबल नहीं है? The answer is no. सभी लायबल होने चाहिए. जो आप सी कह रहे हो, that क्योंकि आपने कहा ना कि both B and C are independently correct, आप B ऑप्शन अगर मार्क कर रहे हैं, so section 34 does not apply as they did not kill the person pre-decided. So how you are making this particular provision to be applicable? It is not going to be applied over here, because section 34 is not related with this issue. Whatever a person has done, any criminal act in furtherance of common intention, every person should be liable as if the act is done by him alone. So in furtherance of common intention, आपने जो कुछ भी किया है आप उसके लिए liable हो.
ठीक है। सो यहाँ पे अगर बी की डेथ कॉज कर दी, ठीक है, ये समझ के कि वो ए है, तो इट इज समथिंग व्हिच इज डन इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. यू कांट से दैट सेक्शन 34 विल नॉट अप्लाई इन दिस केस. द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट ऑल द accused will be guilty for causing death. But how we are making that persons liable? The reason is section number 301, which talks about the principle of transfer of malice. ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ मेलिस के बेसिस पे आप सभी लोगों को सेक्शन नंबर 302, रेडवी सेक्शन 301, रेडवी सेक्शन 34 लायबल करोगे. तो लिखा हुआ है आंसर दैट ऑल द एक्यूज्ड विल बी लायबल फॉर कॉजिंग डेथ ऑफ द ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मेलिस. ठीक है, रमेश और पूजा ने बाद में सही जवाब दिया, शिखा ने भी सही जवाब दिया. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन. The next question is, A places a man with a firearms at the outlet of a building and tells Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. Thus, A has committed an offense punishable under 340, 41, 42 or none of the above. Yes. पहले सवाल को दोबारा से समझो, दोबारा से पढ़ो, फिर देखो कि ये कहाँ पे लोकेटेड है आईपीसी के अंदर, उसके बाद जवाब देना. ऐसे नहीं कुछ भी बोलते रहे. ठीक है. देखो कमाल करते हो कसक जी, इतना पढ़ाया, इतनी बार ये इलस्ट्रेशन पढ़ी, जवाब देते समय गलती. क्वेश्चन के एंड में पढ़ो क्या लिखा है. ए वाज he has committed an offense punishable under which section. मैंने आपको कल भी ऐसे ही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें हमने फॉल्स एविडेंस वाला एरिया डिस्कस किया था कि अगर फॉल्स एविडेंस 192 के अंदर है तो पनिशमेंट 192 के अंदर थोड़ी है, वो तो 193 के अंदर है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस की. सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन 342, दैट इज ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो ये कहता है कि अगर आप किसी को भी रॉन्गफुली कन्फाइन करोगे तो उसकी सजा 342 देगा. अब ये इलस्ट्रेशन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का है, इलस्ट्रेशन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का है, लेकिन जो आंसर है वो 342 होगा. ठीक है, यू जस्ट टेक आउट सेक्शन नंबर 340 एंड देन टेक आउट 342. एक बार ब्रीफ में इसको कर लेते हैं ताकि आगे चले फिर. ठीक है, देखो 340, अब आपने 340 के अकॉर्डिंगली तो ठीक आंसर दिया कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है वो 340 के अंदर लिया ना. whoever wrongfully restrains any person in any manner that the person can be prevented from proceeding beyond any certain circumscribing limits. तो आपने उसको कन्फाइन कर दिया. अब यहीं से जो इसका इलस्ट्रेशन नंबर बी है उससे हमारा सवाल रिलेटेड है, दैट ए प्लेसेस द मैन विद द फायरआर्म एट द आउटलेट ऑफ द बिल्डिंग एंड टेल्स Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. A wrongfully confines. इलस्ट्रेशन तो 340 का ही है, लेकिन punishable under 342, that is the punishment for 1 year or with fine that may extend up to ₹1000 or with both. So I hope इस तरह के सवाल आगे कभी एग्जाम में आए तो इसका ध्यान रखना. अगर पूछा गया है कि डेफिनेशन कहाँ है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, ये इलस्ट्रेशन के सेक्शन से उठाया गया है, तो 340 आपका जवाब बिल्कुल ठीक है. लेकिन अगर सवाल आ गया कि पनिशेबल कहाँ है, तो पनिशमेंट वाला सेक्शन मेंशन करना है, ना कि डेफिनेशन वाला. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13 है मेरी स्क्रीन के सामने. Just hold on. Question number 13 is, for the commission of an offense under section 317 of the code, the age of the child shall be under 6 years, 12 years, 10 years or 14 years. Yes. 317 के अंदर पहले तो 317 पता होना चाहिए, फिर उसके अंदर पनिशमेंट क्या है वो पता होनी चाहिए. यस, क्विकली. ठीक है, सी आंसर दे रहे हैं. दो लोगों का आया है मेरे पास. 12 साल की उम्र. देखो 317 talks about when you abandon the child. ठीक है, आप जब किसी बच्चे का परित्याग कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, तो उस केस में धारा 317 का जो चार्ज है वो बनता है. लेकिन उस बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र 12 साल से कम होनी चाहिए. द एज ऑफ द चाइल्ड शैल बी अंडर 12 years of age. So option C should be the correct option. ठीक है, काफी सारों ने सी जवाब दिया था. जस्ट
ठीक है, मैं 317 को एक बार गो थ्रू कर रहा हूं यहां से, that whoever being the father or mother of a child under the age of 12 years or having a care of the child, ये भी इंपॉर्टेंट है कि या तो उस बच्चे के माँ बाप या फिर वो व्यक्ति जो उस बच्चे की केयर कर रहा है, shall expose or leave the child in a place with the intention of wholly abandoning the child, कोई भी अगर कैसे बच्चे को कहीं पे छोड़ देता है ताकि वो उसको अबैंडन कर दे, परित्याग कर दे उसका, such person shall be punished with imprisonment for either description which may extend up to 7 years or with fine or with both. अगला सवाल, the broad distinction between the offenses culpable homicide not amounting to murder and murder shall be made as in a celebrated case of Bachan Singh versus State of Punjab, Machi Singh versus State of Punjab, Regina versus Govinda, and both A and C. What should be the right answer? Yes, quickly. ठीक है, दो लोगों ने जवाब दिया, that is C should be the right answer. Regina versus Govinda is correct, perfectly fine. Bachan Singh and Machi Singh are related to section number 303 and the rarest of rare cases के से related है. ठीक है, Regina versus Govinda is related with the distinction between culpable homicide and culpable homicide not amounting to murder and murder. ठीक है, अगला जो सवाल है, the next question is the concept of custodial rape has been incorporated in the code to cover those cases of sexual intercourse that would not otherwise attract the provisions of rape, since the consent of the victim is obtained in such cases under the compelling circumstances that the accused, being in a supervisory position, takes undue advantage of his position, and consent for sexual intercourse from the prosecutrix is procured under the compelling circumstances. ठीक है, शालिनी ने बिना ऑप्शंस देखे जवाब दे दिया, सर 376 सी होना चाहिए. पहले तो सवाल अगर आप लोग समझ गए, जो नहीं समझे मैं उनको एक बार रिपीट कर देता हूं. That the concept of custodial rape has been incorporated in the code to cover the cases of sexual intercourse that would not otherwise be attracted in the provisions of rape. देखो रेप का जो चार्ज है वो उन सिचुएशंस में लगता है where the consent of the prosecutrix is not there, the sexual intercourse is done against the will of the lady, or the consent is taken under misconception or by force, etc. So at that point of time we can say it is rape. Custodial rapes भी हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अपने पावर को उसका अब्यूज करके, उसका मिसयूज करके अपने सबऑर्डिनेट के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होता है, तो वो अगर रेप नहीं है तो किस धारा के अंदर उसको जो है अपराध बनाया गया. So as you people are stating over here, that is section number 376, C should be the right answer. Yes, section number 376 talks about these particular situations that generally talks about custodial rapes, we can say. ठीक है, coming to the next one, 376C एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे. 376C में एक छोटी सी सिचुएशन है that whoever seduces or induces any subordinate and the subordinate gets into the sexual activities, in that case 376C would be applicable. Agla question, where the victim consents to the capture of the image or any act but not to their dissemination to the third person, and where such image or act is disseminated shall be considered to be an offense under 354A, B, C, D. Yes, quickly. ये offense है आपका voyeurism का, कि अगर एक विक्टिम ने प्राइवेट एक्ट्स के लिए एक व्यक्ति को अलाउ किया कि वो उसकी इमेज कैप्चर कर सकता है, लेकिन डिसेमिनेट, उसको ट्रांसफर करने का उसने परमिशन नहीं दिया, लेकिन व्यक्ति उसकी परमिशन के बिना ट्रांसफर कर देता है, डिसेमिनेट कर देता है, तो इट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन नंबर, दो लोगों का जवाब है 354 सी. यस, 354 सी शुड बी द करेक्ट आंसर. दैट इज द ऑफेंस ऑफ वोयरिज्म. ठीक है, ऑफेंस ऑफ वोयरिज्म. अगला सवाल, the principle of proximity of crime is irrelevant while deciding the liability for. Yes, the principle of proximity of crime is irrelevant while deciding the liability for kidnapping or abduction, theft and robbery, attempted conspiracy or culpable homicide and murder. सवाल का जवाब सोच लो. ठीक है, so two of you have given that is kidnapping and abduction. पहले तो आप proximity of crime से क्या समझ रहे हैं, that is also important. Proximity of the crime is irrelevant as far as the offense of abetment and conspiracy is concerned. ठीक है, coming to the next one, समझ. The next question is, the intercourse under the promise to marry constitutes rape only if from the initial stage the accused has no intention to keep promise.
An accused can be convicted for rape only if the court reaches to the conclusion that the intention of the accused was mala fide and he had the clandestine motives. Yes. सबसे पहले जवाब कौन देगा? Yes, Tanu. Which should be the right answer? It is Independent Thoughts versus Union of India, Deepu Gulati versus State of Haryana, Childline Foundation versus Alan John Waters, or none of the above. These are very important. So you people are giving the answer to me. Shalini Kiriya sir, A should be the right answer. Okay. Just think about this. ठीक है? और सोचो कि क्लास में आपको एक ये केस मैंने करवाए थे या नहीं करवाए थे. Yes. Sorry, sir, B, Deepak Gulati. Are you sure? ठीक है. Pooja is also saying sir B होना चाहिए. ठीक है. Just think about this. ठीक है? क्या आपने बाकी केसेस के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा? इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का जो केस है, या चाइल्डलाइन फाउंडेशन वर्सेस एलन जॉन वॉटर्स. यस. ठीक है. So just give me few minutes. ठीक है? Just give me few minutes. Let me open the judgment over here, and then I will tell. Just. Yes. So as you people have stated over here that Deepak Gulati should be the right answer. तो हम लोगों को आप लोगों को याद करना है जब हम लोग सेक्शन नंबर 90 का डिस्कशन क्लासेस में कर रहे थे, या along with सेक्शन नंबर 376 मैंने जब सेक्शन 90 में कंसेंट और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंदर कंसेंट देने वाला जब एरिया हम लोगों ने डिस्कस किया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव डिस्कस दिस थिंग. और यहीं पे दीपक गुलाटी की ही जजमेंट में द सेम थिंग इज बीइंग रिटन दैट द एक्यूज्ड कैन बी कन्विक्टेड फॉर रेप ओनली इफ द कोर्ट रीचेस टू अ कंक्लूजन दैट द इंटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड वाज मेला फाइडी एंड ही हैड द क्लैंडस्टाइन मोटिव्स. आपका जो इंडिपेंडेंट थॉट्स वाला जजमेंट है वो इस इशू पे था कि अगर एक, क्योंकि हमारे आईपीसी के अंदर रेप के सेक्शन में 375 में 76 में सॉरी 75 में जहां पे डेफिनेशन मेंशन्ड है ना, वहां पे एक चीज मेंशन है कि इफ द पर्सन कमिट्स
the sexual intercourse with his own wife above the age of 15 years, it is not the offense of rape. लेकिन इंडिपेंडेंट थॉट्स के केस में कहा था कि ये कहीं ना कहीं हमारे चाइल्ड मैरिज एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट आता है। अगर आप लोगों को रिकलेक्ट हो रहा हो, हमने क्लासेस में इसको डिस्कस किया, मैंने लिखवा भी रखा है आपकी नोटबुक्स में, जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स किया प्रोवाइडेड। तो इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज अ केस कि वहां पे 15 से 18 वाली जो एज ग्रुप में जो अगर मैरिड फीमेल भी है, अगर उसके बीच में उसके साथ भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स उसका हस्बैंड भी कर रहा है, तो दैट विल आल्सो अमाउंट टू द ऑफेंस ऑफ रेप, बिकॉज हमें चाइल्ड मैरिज या बाकी और लॉज के साथ उसको कोरिलेट करना जरूरी था। तो इंडिपेंडेंट थॉट्स का जजमेंट उससे रिलेटेड है। दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, परफेक्टली फाइन, दैट इज द राइट आंसर। मैं सिर्फ जजमेंट का एक जो फ्रेज था वो आपको पढ़ के सुना रहा था। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट एक्स a police officer tortures Y in order to induce Y to confess that he has committed crime. X is guilty for an offense under which section? Yes, अभी हमने ये illustrations भी डिस्कस करी हैं। Yes, दोबारा से सवाल पढ़ लो और जवाब दीजिए। अभी हमने 10 मिनट पहले ही इस पे डिस्कशन किया है। So it is section number 330 that if a police officer tortures another person and he wanted the other person to confess his guilt, so it is an offense under section number 330 of IPC. चलिए अगला सवाल जो है that is related with section number 310, लिखा है thug is a person who has been habitually associated with other or others for the purpose of committing robbery or child stealing by the means accompanied with murder. कोई भी व्यक्ति जो और लोगों के साथ मिलके रॉबरी जैसे ऑफेंसेस करने में हैबिचुअल ऑफेंडर है या फिर चाइल्ड स्टीलिंग करता है with the means accompanied with murder, कि वो जरूरत पड़ने पे किसी का हत्या भी कर सकता है। What punishment prescribed under IPC for the person who is a thug? Imprisonment for life. Imprisonment for life shall also be liable for fine only, or imprisonment for a term which may extend up to 7 years and shall also be liable for fine. So everyone has given the answer, that is option number B, imprisonment for life, and the person shall also be liable for fine also. ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पे आ रहे हैं। The next question is, mens rea, though a sacrosanct principle of the criminal law, it can be waived in certain circumstances. State among the following the exceptional cases in which the mens rea is not required. दिमाग में आपको ध्यान में लाना है strict liability का principle। ठीक है, कह रहा है कि मेंस रिया क्रिमिनल लॉ में हर केस में जरूरत होती है, लेकिन अगर एक्सेप्शनल केस है तो मेंस रिया के बिना भी ऑफेंस बन सकता है। सेक्शन 121, 124 कैपिटल ए, 232, 359 एंड 363। यस, अब ऑप्शंस आपके सामने, दैट इज 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, 4 आर करेक्ट, 1, 2 and 4 or 1, 2, 3, 4 all are correct. Yes. So Kasak has given the answer, Shalini has also given the answer, सुरेंद्र ने भी दे दिया। D ही सभी लोग कह रहे हैं। तो ये जो अपराध हैं 121 के अंदर वेजिंग ऑफ वॉर, 124 कैपिटल ए के अंदर दैट इज सेडिशन, 232 के अंदर दैट इज काउंटरफीटिंग, 359, 363 दैट इज रिलेटेड विद द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, और ये सारे ही सेक्शंस जो है हमारे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के सेक्शन हैं। अब आपको कभी पूछा जाता है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कौन कौन से सेक्शन आएंगे, तो ये चारों ही सेक्शन, 5 सेक्शन जो हैं सारे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाले हैं, बिना मेंस रिया के व्यक्ति लायबल किया जा सकता है। अगला सवाल, a man who commits sexual intercourse with his own wife who is living separately under the degree of separation commits an offense under quickly। 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए इसका जवाब आते समय। कोई भी व्यक्ति जो अपनी वाइफ के साथ जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के बाद सेपरेट अगर रह रहा है तो और देयर आफ्टर ही कमिट सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ, इट इज एन ऑफेंस अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन? नाउ यू पीपल आर गिविंग द आंसर, दैट इज 376B, perfectly fine, 376B is the right answer to this question। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, तो बहुत ही इजी सवाल आ गया। Culpable homicide is not murder when the person whose death is caused being above the age of dash year suffers death or takes risk of the death with his own consent। अब आप लोग समझ रहे होंगे सर इसका जवाब देते हुए ना परेशानी हो रही है। 18 साल, ठीक है, एवरीवन नोज इट। ठीक है, कहां से लिखा है? सेक्शन नंबर 300 का एक्सेप्शन नंबर 5 जो है दैट इज रिलेटेड विद दिस इशू। चलिए अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा।
Procuration of a minor girl for illicit intercourse by way of compulsion or seduction is punishable under which of the following section under IPC? That is 366 capital A, 366B or 367. ये सवाल जो है ये बहुत बार पूछा गया है। जो इसका आंसर है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ आईपीसी के अंदर, ऐसा भी सवाल पूछा जाता है। 366 कैपिटल ए, 366 कैपिटल ए is an offense for procuration of a minor girl for the illicit purposes, that is illicit intercourse etc. by compulsion or by seduction। ठीक है, तो 366 कैपिटल ए जो है इसमें अब दो चीजें ध्यान में रखना। एक तो ये हो गया कि 366 कैपिटल ए में ये अपराध है, और दूसरा इसमें जो रेलेवेंट सवाल बनता है वो ये कि 366 कैपिटल ए या कैपिटल बी ये अपराध किस ईयर में हमारे आईपीसी के अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे। तो 366 कैपिटल ए जो है, 366 कैपिटल ए यू कैन सी ओवर हियर, जस्ट सो आप लोग जल्दी से अपने अपने फुटनोट्स में इस चीज को मार्क कर लें कि इन विच ईयर इट वाज एडेड। यस, कोई बताएगा किस साल में ये ऐड हुआ था? इट इज 1923। सरिता ने जवाब दे दिया, वेरी गुड। चलिए 1923 जो है उसको कहीं लिख लेना, 376 ए के अंदर भी ये ईयर लिख लेना, 376 बी जो है एट द सेम टाइम बोथ द सेक्शंस वर इनकॉर्पोरेटेड। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल पूछेंगे, हिमाचल में आएंगे ऐसे सवाल। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन who makes sexually colored remarks shall be guilty for an offense for sexual harassment and shall be punished। जो भी व्यक्ति सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स जो है ऐसी कोई बातचीत करता है, सो इसके लिए कितनी पनिशमेंट रखी गई है? रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड अप टू 3 years, imprisonment for either description which may extend up to 1 year, rigorous imprisonment for 3 years and with fine, or imprisonment which may extend up to 1 year and with fine। yes, 354 कैपिटल ए के फोर्थ पार्ट में आपको जाना है, फोर्थ पार्ट में जाना है। एंड द पनिशमेंट इज, ध्यान से समझ के देनी है पनिशमेंट जो भी आप लिख रहे हैं यहाँ पे। सुरेंद्र सी कह रहे हो, सी जवाब देते समय थोड़ा सा ध्यान रखना कि 354 कैपिटल ए के अंदर दो तरह की पनिशमेंट है। 354 कैपिटल ए के अंदर दो तरह की पनिशमेंट है। पहली जो पनिशमेंट मैंने बताई वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लॉज के लिए अप्लाई होती है, और दूसरी तरह की पनिशमेंट क्लॉज नंबर 4 के लिए अप्लाई होती है। ठीक है, कसक आप भी कहां डी में जा रहे हो? डी में कहां जा रहे हो? एंड लिखा है डी में, यहां और लिखा है। अब आप देखो जरा बेयर एक्ट में जल्दी से, ठीक है, जल्दी से देखो कितनी पनिशमेंट है। देखा 354 के कैपिटल ए पार्ट में दो पनिशमेंट्स हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स वाले की पनिशमेंट देख रहे हैं, तो हमें इसका सेकंड पार्ट देखना है। और सेकंड पार्ट इसका कहता है, अगर आप यहाँ पे देखें, that whoever commits offense under clause 4 of subsection 1 shall be punished with imprisonment which may extend up to 1 year or with fine or with both। तो और जो है वो जरूरी है, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, इट शुड बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर? तो एंड और का डिफरेंस यहाँ पे आपका आंसर गलत कर सकता था, तो 1 साल की, लेकिन बाकी वाले जो फर्स्ट 3 क्लॉजेस है उसके लिए 3 साल वाली पनिशमेंट जो है वो देखी जाती है। तो उसको भी एक बार ध्यान में रखी लो कि 3 साल की पनिशमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लॉज के लिए, ठीक है, लेकिन फोर्थ क्लॉज जो है सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स वाला, इसके लिए हमारा ये वाला चलेगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रिलेटेड टू द जजमेंट। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द अपेक्स कोड डिफरेंशिएटेड बिटवीन 304 B and 306। अब 304 B में क्या है? It is, yes, what is in 304 B? Dowry death। और 306 में क्या है? That is abetment to commit suicide। ठीक है, abetment to suicide। Now 304 B and 306 के अंदर डिफरेंस अपेक्स कोर्ट ने क्रिएट किया, लिखा है 306 is much broader in its application and takes within its fold one aspect of 304 B। कि 306 के अंदर अपने आप में एक ब्रॉडर सेक्शन है, लेकिन उसमें एक हिस्सा 304 बी का भी आता है, जैसे कि क्रुएलिटी वाला जो एरिया है।
और abnormal death, and thus two sections are not mutually exclusive. अब आप यहां से दो सवाल बन गए कि क्या 304B और 306 आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? द आंसर इज नो, बोथ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. 306 covers some of the pointers of 304B also. क्या चीज कवर कर रहा है 306 304B की? 306 कहता है अबेटमेंट बाय सुसाइड, 304B कहता है whoever goes for the dowry death. ठीक है, तो डाउरी डेथ को लेके अलग इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, जिसमें एबनॉर्मल डेथ, नंबर 2 बर्न्स और बॉडीली इंजरीज एक्सेट्रा, या एबनॉर्मल डेथ, वो सारी सिचुएशन हमें कोरिलेट करनी है. लेकिन एबनॉर्मल डेथ में सुसाइडल डेथ भी वहां पे आ जाती है, और अगर किसी ने अबेट किया है, द अदर पर्सन कमिटेड सुसाइड, दैट कैन फॉल अंडर 304B एज वेल एज इन 306. तो that depends कि 304B वाले चार्जेस लगेंगे या 306 के. इसीलिए कोर्ट ने कहा these are not mutually exclusive, and if the conviction of for causing suicide is based upon 304B, it is necessarily attract 306 of the code. However, the converse is not true. Which of the following case is given this particular reasoning? Yes, is anyone aware of this particular thing? If yes, then okay. If no, then the correct answer is Bhupendra versus State of Madhya Pradesh 2014 Supreme Court. ठीक है, भूपेंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2014 सुप्रीम कोर्ट. इस केस में कोर्ट ने कहा था कि 304B और 306 आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. 304B के कुछ एक हिस्से 306 में कवर किए जा सकते हैं, और अगर एक व्यक्ति के ऊपर 304B का चार्ज लगा है तो उसके ऊपर 306 का चार्ज भी लगाया जा सकता है. लेकिन हर व्यक्ति जिसके ऊपर 306 का चार्ज लगा है, जरूरी नहीं है कि 304B का भी चार्ज लगे, क्योंकि 304B की कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स है. वो रिक्वायरमेंट्स ये है दैट द डेथ हैज बीन देयर विद इन द 7 years ऑफ मैरिज, there must be a live link between the cruelty and the death. तो वो सारी चीजें को फैक्टर्स जो हैं 304B के, वो जरूरी है. तो आई होप यू गॉट माय पॉइंट. ठीक है, जब हमने डिस्कस किया था तो 304B में जितने भी पॉइंटर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उनको ध्यान में रखना है, और 306 के अंदर क्या चीज है उसको भी ध्यान में रखना है. तो अगर मैं इसको एक ब्रीफ में अगर समझाऊं तो लाइक इट इज 306 एंड इट इज समवेयर 304B. तो 304B में कुछ एक चीजें 306 वाली जो हैं वो आएंगी, कुछ एक 304B की सेपरेट रिक्वायरमेंट्स जो है वो मानी जा सकती है. तो इट इज लाइक दैट. ठीक है, केस का नाम याद रख लेना, इट इज भूपेंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ MP. जस्ट ठीक है. सो भूपेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ MP वी हैव डिस्कस. इसके साथ साथ ये जो दूसरा केस है ना, सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है. यहाँ से भी ये अगेन 304B से ही रिलेट करेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शन केस लॉ है. द नेक्स्ट इज the punishment for the offense defined under 509 is imprisonment for either description which may extend up to 1 year, simple imprisonment for a term which may extend up to 1 year or with fine, or with both, simple imprisonment which may extend up to 3 years and also with fine, and imprisonment for either description which may extend up to 3 years and also with fine. तो 509 किस चीज की बात करता है? 509 talks about insulting the modesty of women. So as far as the insulting the modesty of women is concerned, the punishment for 509 is there. Just yeah, so the punishment for 509 is simple imprisonment which may extend up to 3 years and also with fine. तो 3 साल की सजा और साथ में जुर्माना जो है वो दिया जा सकता है. The correct answer is option number C. ठीक है, अब इसको याद रखना. ये छोटे छोटे ऐसे सेक्शंस हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. 509 क्योंकि बहुत बार कोरिलेट करते हैं 304 का 54 का जब भी चार्ज लगेगा 509 भी साथ में ही आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है. 3 साल की सजा और साथ में जुर्माना लगाया जा सकता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन? 300 कैपिटल A, 301, 305, 309. यस, which of the following section? 301 ट्रांसफर ऑफ मैलिस का प्रिंसिपल है. 300 कैपिटल A, IPC में कोई अपराध नहीं है. 305 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, लेकिन जिसको अबेट किया है वो इंसेन है या अनसाउंड माइंड का है या चाइल्ड है.
309 अटेम्प्ट टू सुसाइड की बात करता है, और आपका जो 301 है वो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मेलिस की बात करेगा। द नेक्स्ट वन इज, ठीक है, which of the following exception of section 300 is related to the right of private defense of a person or property? Exception 2, exception 3, exception 4, exception 5. Yes, quickly. Which of the following exception is related with the right of private defense of a person or with property? Exception number 2, 3, 4 and 5. प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते समय अगर कोई व्यक्ति एक्सीड कर जाए without any premeditation, without causing any more harm than necessary, and with good faith he is acting, so he will get a partial defense under 300 exception number 2. जो आपका एक्सेप्शन 3 है वो पब्लिक सर्वेंट की बात करता है, एक्सेप्शन नंबर 4 आपका जो है वो सडन फाइट की बात करता है, एक्सेप्शन नंबर 5 जो है आपका कंसेंट की बात करता है, 18 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति कंसेंट दे दे और रिस्क ले ले अपनी लाइफ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बस by within 5 to 10 minutes I will over this particular session. ठीक है, अगला सवाल, the offense of sexual harassment can be committed by which of the following acts? Physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures, demand or request of sexual favor, showing pornography against the will of a woman, or making sexually colored remarks. Which of the following can be there as far as sexual harassment is concerned? सुनीता ने बहुत जल्दी से जवाब दिया, that is either A 1 2 3 4. तो ठीक है, बहुत बढ़िया, कि चारों जो है वो सेक्शन नंबर 354 कैपिटल ए को की बात कर रहे हैं, और 354 कैपिटल ए के अंदर ये चीज जो है ये रखी गई है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 में 35 तक क्वेश्चन लीड करूंगा, उसके बाकी का जो है फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अगला सवाल है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम, कमीशन ऑफ ऑफेंस? इंटेंशन, मोटिव, प्रोहिबिटेड एक्ट और इंजरी। कमीशन ऑफ ऑफेंस जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है, यहाँ पे क्राइम नहीं लिखा कि एक अपराध कंप्लीट हुआ है, कमीशन हुआ है, उसके लिए क्या जरूरी है? इंटेंशन जरूरी है, यस, प्रोहिबिटेड एक्ट होना जरूरी है, इंजरी होना जरूरी है, लेकिन मोटिव अगर ना भी हो तब भी ऑफेंस जो है वो माना जाएगा। सो मोटिव इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, yeah, so next question again, the age of the girl for the purpose for the offense under 366 कैपिटल है। अभी हमने पढ़ा ना 366 कैपिटल ए जो है 1923 में एड ऑन हुआ था। 366 कैपिटल ए बात करता है प्रोक्यूरेशन ऑफ अ गर्ल फॉर इलिसिट इंटरकोर्स एटसेट्रा, लेकिन 366 कैपिटल ए के अंदर उस गर्ल की एज जो है जिसको प्रोक्यूर किया गया वो कितनी होनी चाहिए? यस, व्हाट शुड बी द एज ऑफ अ गर्ल अंडर सेक्शन नंबर 366 कैपिटल ए? आप एक बार 366 कैपिटल ए निकालें, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एज जो है बार बार पूछी जाती है। 366 कैपिटल ए कैपिटल बी, इससे एडजॉइनिंग जो सेक्शंस है वहां पे, तो 366 कैपिटल ए की अगर हम बात करें तो 18 ईयर से कम उम्र की अगर माइनर गर्ल को कोई लेके आता है, ठीक है, फॉर द फोर्सफुल और शी सेड्यूस्ड टू बी द इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो दैट इज एन ऑफेंस। तो 18 साल की जो उम्र है वो यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, 18 इयर्स। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द राइट आंसर। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? यस, इट इज 11:45, 11 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। ठीक है, तो बस मैं छोड़ दूंगा आराम से, फिर आप जो करने के। लिखा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 300 it has been mentioned that culpable homicide is not murder if committed without premeditation, in the sudden fight, in the heat of passion, upon a sudden quarrel, and without the offenders having taken of undue advantage or acted in a cruel or unusual manner. Exception 1, 2, 3 or none of the above? Yes, quickly. Yes, quickly. कौन सी एक्सेप्शन है? अगर यहाँ पे है तो शालिनी आप कमाल कर रहे हो। एक्सेप्शन नंबर 3, अभी मैंने बताया एक्सेप्शन नंबर 3 जो है वो बात करती है कि पब्लिक सर्वेंट जब अपनी पावर से एक्सीड कर जाता है व्हाइल एक्सरसाइजिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटीज,
So option number D should be the right answer because ये जो आपका phrase लिखा है क्वेश्चन के अंदर ये एक्सेप्शन नंबर 4 से रिलेट करता है, ना कि एक्सेप्शन 1, 2 और 3 से. चलिए, coming to the last question, second last question, sorry. Under which provision it is mentioned that a person who causes bodily injury to another who is laboring under the disease, disorder or bodily infirmity and thereby accelerates the death of that other person shall be deemed to have caused death? Explanation 1 of 299, explanation 2 of 299, explanation 3 of 299 or explanation to exception 4 of section 300. Yes. ठीक है, ए जवाब आप लोग दे रहे हैं, ए जवाब दे रहे हैं. ठीक है, the A answer is correct. सेक्शन नंबर 299 का फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति बॉडीली इंजरी से सफर कर रहा है, he is living under a disease, disorder or bodily infirmity and you accelerates his death, ठीक है, by any injury, so it will be considered to be that the person has caused the death. Last question for today. When a person manipulates any part of the body on the woman so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of the woman, or makes her to do so with him or any other man, shall under any 7 circumstances as enunciated in the said provision he is said to have committed the offense of rape. Okay, it is not sexual harassment, neither it is assault, neither it is gratifying and natural lust, it is the offense of rape. Okay, so by this we are closing the session for today. I hope